साथियों, ये एक आप नोट देख रहे हैं 500 का, जिसके अंदर रिजर्व की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। RESARVE ये गलत लिखी हुई है। और वहीं आप ये जो मैंने 500 के दो नोट, 200 का एक और 500 का एक, ये मतलब रिजर्व बैंक की सही स्पेलिंग लिखी है। जिस किसी के पास भी भाइयों अगर ये नोट आ जाता है तो इसको आपने तुरंत बैंक में संपर्क करें और उसका आगे का डिस्पोजल मांगें। कृपया इसमें हिचकिचाएं नहीं, कोई वो खतरे वाली बात नहीं है। बाज़ार में ये चीज़ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अभी तक रिज़र्व बैंक ने इसके बारे में कोई जैसे कि इसके ऊपर हमने एक मेल डाला था, रिप्लाई नहीं आया है। और शायद मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि इस नोट को कल ही किसी ने हमारे ग्रुपों में डाला था और वहीं से लेके मैं इसको आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। आगे की जो भी स्थिति होगी वो आपको बताया जाएगा, लेकिन आप लोगों से सभी से है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और इस नोट के बारे में आप बैंक में जाके ही पुष्टि कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। आज के मंथन में हम आपको दिखाएंगे एक 500 रुपये के नोट की किस तरह से मार्केट के अंदर वो आया है और उसके अंदर जो स्पेलिंग गलत है। इस तरह के नोट अगर आपको मिलते हैं तो उसको बैंक के साथ संपर्क करें और आगे की कार्रवाई करें। FE के जो सभी जो मैसेज है, जो नॉमिनल रोल के बारे में उससे बात करेंगे, पे कमीशन और फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। चाहे आपने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत लोगों ने पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए आपको डाल दिए होंगे खाते के अंदर, आगे होगा और बहुत मतलब फिटमेंट फैक्टर भी पहुंच गए होंगे, लेकिन आपको असलियत में क्या मिलने वाला है बस हम वहीं तक बात करते हैं। और वो आपको जब मिलेगा तब आपको हमारा वीडियो अपने आप याद आ जाएगा। और साथ में बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि जो हमारे FE अध्यक्ष अर्जुन सिंह साहब की PM से जो मुलाकात हुई है वो लीक हो गई है। और वो लीक मतलब हमारे जो साहबका के निष्कासित एक दो बंदे हैं उनके हाथ में वो क्लिप लग गई है। और वो क्लिप बेशक हो सकता है कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो पे तो वीडियो डाल ही रहे हैं। वो मतलब इस तरह साबित कर ही रहे हैं कि भाई FE अध्यक्ष की और PM की मुलाकात हो गई है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भाई जो अभी हाल ही में PM के साथ मुलाकात के बाद में जो PMO से एक बहुत ही अति गोपनीय लेटर जो आया अध्यक्ष के नाम से, उसमें क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो आपने आगे ये क्लिप देखी है और नोट भी देख लिया, मैंने भी 500 के नोट, 200 का नोट, 100 का नोट डाला है। और आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल प्रिंटिंग है उसके अंदर ऐसी कोई गलती नहीं है। तो फिर ये गलती कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये कौन से नोट हैं? तो ये जिनको भी अगर किसी भाई के पास में मिल जाए तो प्लीज़ आप अपने तक सीमित न रखें और इसको है जो आगे बैंक तक लेके पहुँचे और बैंक से आपको उसका डिस्पोजल मिलेगा। और आपको अगर वो गलत भी है तो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका, कि आप ईमानदारी से पहुँचे, डरे नहीं कि आप कहीं ये गलत काम कर रहे हैं, अपना नुकसान ना करें। दूसरा है कि FE के जितने भी साहब लोग हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, सेक्रेटरी है, सबको ये मैसेज है कि भाई साहब, जब तक हम लोग अपनी 1 लाख की स्ट्रेंथ नहीं देंगे, ठीक है ना, MOD को, तब तक हम है जो, जैसे आपको 12 तारीख को हमने बताया था कि 6 संगठन हैं इंडिया के अंदर जो MOD की मीटिंग में या आयोग के सामने बैठ के बात करते हैं हमारी तरफ से। और उन 6 में ही जो पदाधिकारी है वो सारे 6 के 6 में अधिकारी है। लेकिन ये जो 7वां आपका फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन है, इसके अंदर कोई पदाधिकारी नहीं है, सिवाय अगर अध्यक्ष हमारा है तो एक JCU रैंक से रिटायरमेंट है, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़। बाकी चाहे कोई किसी को जो भी पद दिया हुआ है, लेकिन सारे वो अपना रिक्रूट से भर्ती है। और चाहे वो ऑनरी अफसर से रिटायर हुआ है तो भी वो JCU की कैटेगरी में समझो, चाहे अधिकारी की कैटेगरी में समझो, जिस कैटेगरी में समझो, यानी कि हमारा JCU जुआर की बात है ये। लेकिन ये मतलब तभी हो सकता है कि जब हम 1 लाख की अपनी स्ट्रेंथ देते हैं। तो हमारा जो आगरा का मीटिंग के बाद में पहला टारगेट यही था कि जितना जल्दी हो सके हम स्ट्रेंथ पहुंचाएं। और इसके लिए हमें सभी को ही, जितने ही अभी हम मेरे यहाँ पे 1650 है अभी ऑन, मैंने रजिस्टर आते ही देखा है, तो हमने
अपने सेक्रेटरी को बता दिया कि भाई ये भेजना हमने स्ट्रेंथ, तो वो अपना जहाँ भी काम करते हैं और रजिस्टर को लेके अपना एक्स्ट्रा टाइपिंग 1 घंटा देख के उन्होंने करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही आप लोग अपने सेक्रेटरी को बताइए कि भाई लिस्ट जानी है और लिस्टें तैयार करो, 2-4 बंदे बिठाओ और इसको 1 सप्ताह के अंदर हमने अपना जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ मैंने पीछे क्लिप डाली हुई है उसके ऊपर डालिए, और जितना जल्दी ये आएगा उतना जल्दी हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा, ताकि क्योंकि अभी मैं आप बोल रहा हूँ पे कमीशन जो हमारा 8वां आ रहा है, अभी तो घोषणा हुआ है, लेकिन अभी उतना ही टाइम उसमें और लगना है। क्यों लगना है कि अभी मोदी जी को वो आदमी भी ढूंढने हैं, क्योंकि अभी दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है। तो घोषणा तो ये कर दी है, लेकिन अभी जब तक ये गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा ना, गजट पब्लिकेशन आयोग का नहीं होगा, पे कमीशन आयोग का गजट नोटिफिकेशन होता है। तो गजट नोटिफिकेशन जब तक ये नहीं होता है तब तक कौन इसके अंदर है कौन नहीं है ये हमें पता नहीं है। तो ये उनको ये वो बंदे भी चाहिए जो गवर्नमेंट के हिसाब से चले, सुने सबकी, लेकिन करे गवर्नमेंट के हिसाब से, और होगा भी यही, आप देखना होगा भी यही। तो इसलिए वो बंदे भी ढूंढे जाएंगे। अभी इलेक्शन तक तो कोई संभव नहीं है, तो उनको में 10-15 दिन लग जाएंगे। तो इस 10-15 दिन के अंदर हम लोग कम से कम अपनी जो नॉमिनल रोल है अपडेट करके अपनी संख्या है जो सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जब पे गठन हो और गठन के बाद में हम भी अपना है जो पक्ष रख सकें कि भाई एफपीएस से भी बात की जाए और हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो दूसरा, अब आते हैं आगे हम थर्ड पॉइंट पे कमीशन पे। तो साथियों, पे कमीशन तो 8वां अभी अगर मान लो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, तो अभी जैसा पीछे का जो ट्रैक देखते आ रहे हैं कि पीआईबी मतलब हुई नहीं हुई, मेमोरेंडम दिया नहीं दिया, सर्कुलर जारी हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर इतना तो हमने देख लिया कि जो उन्होंने बोल दिया है मुंह से, तो समझो कि वो वन मैन आर्मी है, वन मैन सरकार है, वन मैन सरकार है। यानी कि उनको उनके मंत्री को पता नहीं रहता कि क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन पीएम हमेशा जो बोल दिया तो समझ लो कि वो मंत्रालय को करना है बस। मंत्रालय अपनी तरफ से कुछ आगे प्रोजेक्ट रखे न रखे, उससे पहले पीएम ही उनके सामने प्रोजेक्ट रख देते, भाई इस काम को शुरू करो। तो अभी ये अच्छी बुरी मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब है कि हमें पे कमीशन मिल रहा है। अभी कम से कम मैंने 100 वीडियो खंगाल लिए, बड़े बड़े हमारे महान भीष्म लोग हैं जो चढ़ा रहे हैं, आपके खातों में लाखों रुपए डाल दिए, अभी तक कितना मिलेगा आपको डाल दिए हैं और कितना नहीं मिलेगा। भाई आप कुछ भी कर लो, सबसे पहले जब आयोग गठित होगा उसके हाथ में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, 1.63 का। 63% हमारा डीए बढ़ा है, ठीक है ना, और 100 रुपये जो हमारे जो हम मानते हैं उसको, तो उसमें 100 का फिर डिवाइडेशन दिए जाते हैं कि 100 रुपये पेमेंट है तो 100 के ऊपर 63% हमारा वो है। तो उसमें जब 100 का डिवाइडेशन देते हैं तो वो होता है 1.63। अब 63 के ऊपर अगर मान लो सरकार 5% देती है, 10% देती है, क्योंकि 7 पे कमीशन में 14.3% दिया था, 14.3% दिया था, तो उस वक्त हमारा 2.25 हमारा मतलब कि 100 प्लस 125 हमारा डीए था। तो उसकी क्लिप मैंने पीछे लगाई हुई, किसी भाई ने मुझे भेजी थी और मुझे उसमें 1% भी गलत नहीं लगा, तो मैंने उसको भी अपने वीडियो में यूज किया है। मैं कोई मतलब वो इतना बड़ा प्रोफेसर या कोई डॉक्टरेट नहीं किया हुआ हूँ, लेकिन जो सही चीज़ लगती है कि हाँ दिस इज़ द राइट वे है और ये हो सकता है, वही चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अब 1.63 तो हमारा है ही है, अब गवर्नमेंट कितना देगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम बचा है सिर्फ 10 महीने का। अब इसी 10 महीने के अंदर अभी तक नोटिफिकेशन भी होना है, गजट नोटिफिकेशन भी होना है, बाकी कार्रवाई भी होनी है, और सरकार पक्का कमेटी जो भी बैठेगी या आयोग बैठेगा, आयोग को अपनी तरफ से हिदायतें देगी। और वो हिदायत क्या होगी कि आपको हर एक की सुननी सबकी है, कोई बात नहीं ये प्रश्न ना उठाए कि भाई पे कमीशन ने हमारे आयोग ने हमसे पूछा नहीं, हमें बुलाया नहीं, लेकिन करना वही है जो सरकार चाहती है। ये आप अपना गांठ बांध दीजिए कि जो सरकार को मंजूर है वही आपको 2 पैसे मिलने हैं, बाकी पे कमीशन भी एक फॉर्मेलिटी है, देना सरकार ने जो है, तो आपका ये भी हो जाएगा कि भाई हाँ अब ये हो गया, भी 1 जनवरी से हमारे को जो हमारा ठप्पा लग गया है कि चाहे वो
27 में लागू हो चाहे 28 में आपको क्रियान्वित हो, लेकिन बीए प्लान होगा आपका 1 जनवरी से ही। लेकिन यहाँ एक सरकार की बहुत बड़ी आफत हो सकती है कि हम डिफेंस वालों को ओआरओपी है, बाकी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है कि कोई भी डिपार्टमेंट है, अर्धसैनिक बल हो गए, सिविल डिपार्टमेंट हो गए, कोई भी हो गया, रिजर्व पुलिस हो गए, जो कुछ भी है, किसी को भी ओआरओपी नहीं है। तो जो फिटमेंट फैक्टर अगर आयोग अगर मान लो लेगा तो वो तो कॉमनली पूरा सेंट्रल कर्मचारियों के लिए लेगा। अब यहाँ पर फर्क क्या होगा कि जो जिसको ओआरओपी नहीं है उनकी जो पेंशन है वो अभी भी 6th पे में जो फिक्स की थी, 7th पे में फिक्स की हुई थी, वही उनकी बेसिक है, उनको डीए मिल रहा है और उसी बेसिक के ऊपर वो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। भाई मैं 1.63 को लूंगा और 7th पे कमीशन में मान लो किसी की 8,000 या 18,000 थी, तो 18,000 मल्टीपाई बाई 1.63, आप आगे का छोड़ दिए, सरकार जो देगी वो बात अलग बात है। लेकिन यहाँ क्या है कि डिफेंस को 2 बार ओआरओपी दे दी है, तो 2 बार जो ओआरओपी दी है तो अब क्या है कि डिफेंस की जो बेसिक है पेंशन है वो बढ़ गई है। अब गवर्नमेंट इसमें से कौन सा सुराख निकालेगी कि भाई 24 जुलाई 2024 को तक आपको हमने है जो अपडेट करके दे दिया है, यानी कि जो सर्विंग सोल्जर है उसके बराबर आपको हम लेके आ गए हैं, सर्विंग सोल्जर के बराबर। अब अगर सरकार सर्विंग सोल्जर के हिसाब से ही अगर मान लो मल्टीप्लाई कर देती हमारे को, तब तो हमें 4 पैसे का बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। लेकिन होगा उन्हीं को कि जिनको ओआरओपी 1, 2, 3 में कुछ फायदा हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है और किसी संगठन ने कोई कार्रवाई नहीं की या आपकी बात आगे नहीं पहुंची या सरकार के पास में आपके एनोमलीज नहीं सही हुई, तो उसके ऊपर सीमेंट नहीं संगमरमर का पत्थर ठोक दिया जाएगा, और वो भी इतना भारी कि उसके बाद में आप है जो ठन ठन गोपाल है। फिर आपका प्रश्न कुछ नहीं चलेगा, फिर आपके वही जो हमारे मनोरंजनी कई बार बीच में लेके आते हैं ना कि 2006 के नायक सुधारों के लिए या उनके लिए या प्री 98 वालों के लिए या प्री 82 वालों के लिए, फिर ये प्री हमारा चलता रहेगा। आंदोलन करते रहो, मांग करते रहो, सरकार जो ठीक समझेगी उस विषय को प्री के हिसाब से लागू कर देगी, सर्कुलर निकाल लेगी और आपकी एनोमलीज ठीक होती रहेगी। लेकिन जो अभी जिस स्टेज पे आप हो, इस स्टेज पे आपके पास में 10 महीने पड़े हैं अपनी एनोमलीज को ठीक करा के और अपनी एनोमलीज को एक मतलब सेंट्रलाइज सारे इकट्ठे होके, और जो मेन इम्पोर्टेंट हमारी इश्यूज है उनको एक मतलब एक कंपोज करके कमीशन के आगे रखना, जिससे कि वो उसको समझ में आए कि भाई हाँ ये जो वैलिड है इनको तो हमने मतलब सरकार के सामने रखना ही रखना है, शामिल करवाना ही करवाना है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन वो हमारी एकता के ऊपर, और एकता हमारी होगी नहीं। कैसे होगी? क्योंकि अभी जैसे कि हमारा 12 तारीख को मीटिंग हुआ था और 12 तारीख में मीटिंग होते ही हमें नहीं पता था कि भाई अर्जुन सिंह साहब पीछे रुके क्यों हैं। सारे लोग चले गए थे लेकिन अर्जुन सिंह साहब आगरा में थे वहाँ पे, लेकिन हमें 1-2 आदमी को जो थे उनको रोक लिया कि आप लोग भी रुक जाओ यार। लेकिन जब हम रुके वहाँ पे तो हमें पता चला कि नहीं भी ऐसी बात है कि एजेंडा पॉइंट सरकार को भेजने हैं आज के आज ही। तो हमने वहीं पे जो भी कार्रवाई करनी थी करके अपना एजेंडा पॉइंट उस टाइम भी कंबाइंडली हमने एजेंडा पॉइंट पीएमओ को भिजवा दिए। पीएमओ से जब एजेंडा पॉइंट मिले तो पीएमओ से वही आपको पता है, सब काम तो सरकार में साइलेंट होता है। इस सरकार में कोई भी चीज़ आपको मीडिया में नहीं मिलेगी, ना प्रिंट मीडिया में मिलेगी। उन्होंने अध्यक्ष को बुला लिया बात के लिए, अध्यक्ष चले गए और वो पीएम से मुलाकात हो गई और बोला कि मैं बहुत जल्दी आपका पे कमीशन का डिक्लेरेशन करने वाला हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, और जो भी आपके एनोमलीज है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को आप डाल दीजिए और पे कमीशन में उनको भी कंसिडर किया जाएगा। और ये बात और ये क्लिप लीक हो गई और साहब का के हमारे एक निष्कासित है अपने यूट्यूबर है, अच्छी संख्या उनकी, उनके हाथ लग गया वो चीज़। और लगने के बाद आपको पता ही है वो तो किसी के नहीं सुनता है।
उसने तो कोई छोटी सी बात थी, उस बात को रोकने के लिए प्रगट सिंह ने बहुत हाथ पांव जोड़े कि भी नहीं, संगठनों में फूट पड़ जाएगी, इस बात को ऐसे फालतू का मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी अपने आप को वन मैन आर्मी समझता है, और वन मैन आर्मी है और उसके आगे भी किसी की नहीं चलती है। तो उसने जो उस मीटिंग को वायरल कर दिया और वीडियो बना दिए। आप लोगों को पता चल गया है कि अभी अर्जुन सिंह साहब का और पीएम का बॉन्ड तो है, और बॉन्ड है तो आप विश्वास रखिए कि कुछ न कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे ही आए हैं हमारा, तो पीछे से एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भी आया। अब वो कॉन्फिडेंशियल लेटर तो भाई अति गोपनीय है, तो मैं उसको नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुरंत साहब को यही बोला गया कि आपने अभी तक कितनों मतलब विभाग को दे चुके हैं। मतलब वो मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ कि उनका मतलब रिमाइंडर यही था कि अपना जो भी सिफारिशें हैं या जो भी आपके जो एजेंडा पॉइंट है फटाफट डिपार्टमेंट्स को भेजो, ताकि डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन ले। और अर्जुन सिंह साहब फटाफट लग गए और दिल्ली के 500 लीटर बनाते हैं और डिपार्टमेंट को भेजते हैं। ये ऑन द गाइडलाइन ऑफ पीएमओ, नॉट फॉर इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे को कोऑपरेट कर रही है, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है वो हो सकता है कि आगे की चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल मेरे पास में ये इतनी ही अभी आज की न्यूज़ थी, और आगे की एक दो छोटी जो अपनी आपके लिए इन्फो ज़रूरी है वो मैंने डाली है, वो क्लिप देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एफईए के सारे डेलीगेट्स प्लीज़ अपनी लिस्ट है जो जल्दी से जल्दी डालें मेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे मतलब आपको उचित समझे आप प्लीज़ बहुत जल्दी भिजवाएं, ताकि हम अपनी 1 लाख की जो स्ट्रेंथ है वो एमओडी तक भिजवा दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत अगेन। साथियों, अभी तक आपने पता नहीं कितने मतलब पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर सुन लिए होगी, कितना क्या सुन लिया होगा, कितनी बढ़ोतरी सुन ली होगी, और कितने हमारे ही यूट्यूबर भाइयों ने आपके खाते में लाखों रुपए अभी तक डाल दिए होंगे, और आपको मिल भी गए होंगे, आपने निकाल भी दिया होगा, और निकाल के आपने बाज़ार में खर्च भी कर दिया, और बाज़ार का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ गया, और ग्रोथ के साथ में भारत का सूचकांक है वो भी बहुत ऊपर चला गया है। और मतलब ये काम सारा ही हम यूट्यूबरों ने ही किया है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या चीज़ है, और अब 8th में क्या होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका जो फिटमेंट फैक्टर का जो विवरण है वो 7 CPC का भी 63 पेज के अंदर अपना 429 में उल्लेख किया गया है कि उसे किस तरह से बनाया गया है। अब जनवरी 2016 में डीए कितना था, 125%, अर्थात 100 रुपये बेसिक पे पर कुल बेसिक पे हो गई प्लस डीए 100 प्लस 125 225, यानी कि 2.25 यहाँ पर बन चुका था। अब इसके अंदर पे कमीशन अपनी तरफ से वेतन में 14.3 की बढ़ोतरी दी थी, तो 14.3 के हिसाब से ये हमारा हो गया था मतलब ये 14.3 के हिसाब से 0.32, और ये दोनों मिला के 2.57 हो गया था। तो ये 2.57 हमारा फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में था। अब आप आगे देखेंगे कि अब 8th में क्या हो सकता है, तो आप कुछ भी कर लेंगे तो 63 से ऊपर हम जा नहीं सकते दिसंबर 31 के अपना जो अपना महंगाई भत्ता है 2025 का, और 1 जनवरी को हमारा पे कमीशन लागू होना है। तो अगर 1 जनवरी को हमारा जो डीए होगा 63 होगा, तो 100 वही हो गया प्लस 63 1.63 है, ठीक है ना, भाग 100 का है, तो ये आता मतलब 1.63 है। और पे कमीशन में अब वेतन वृद्धि कितनी 1% है। अब 1.63 के बाद में आप सोचिए कि गवर्नमेंट आपको क्या देगी, और जो गवर्नमेंट आपको देगी वही मतलब आपको आपका फिटमेंट फैक्टर होगा किसी के भी के। अब 1.63 तो ये तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब 1.63 के अलावा गवर्नमेंट आपको कितना परसेंट देना चाहती है उसके ऊपर आपका जो भी मतलब पेमेंट है वो डिपेंड करता है, चाहे वो वास्तविक वेतन है चाहे वो मौद्रिक वेतन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको लमसम में इतना ही बताया था कि आप कैसे भी करके अगर ये हमें गवर्नमेंट अगर मान लो समझ करो कि 20% अगर वृद्धि करती है तो हम 195 तक पहुंचते हैं, और 195 पहुंचते हैं तो हमारी बेसिक लास्ट पेमेंट जो होती है वो है जो 63,597 होती है।
तो ये जिस भाई ने मुझे भेजा है मैं उसके बाद में सहमत हूँ। और मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर हम 51 से 55 हज़ार बेसिक अगर रहती है, तो आप अगर हम वास्तविक वेतन लेते हैं तो हम स्वर्ण पे लेते हैं, सोने पे लेते हैं। और सोने का जो भाव अगर 1 लाख से पार हो जाता है तो वो हम 5 ग्राम पे आ जाते हैं एक तनख्वाह के। और 5 ग्राम पे आ जाते हैं तो फिर हमारा जो 1986 में थे तो हम 5 ग्राम के बराबर हमारा वेतन था। तो अभी हम पीछे हैं, नीचे हैं। तो अगर 51 हज़ार जब होगा या 51 से 55 होगा तो उसके बीच में जब आएंगे तो हम वही 1986 के बराबर में ही रहेंगे। कोई बढ़ोतरी नहीं है। आप 1986 का सोने का रेट लेके अपनी बेसिक ले लो और अभी का लेके अपनी बेसिक ले लो सोने का रेट। तो ये आपका वास्तविक वेतन है, मतलब जो इंटरनेशनल फॉर्मूले के हिसाब से है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, ये फेडरेशन के अध्यक्ष साहब ने ये आपको मेल डाल दिया है, सभी के पास मेल पहुंच गया है। और डीजीआर में मान्यता हेतु सदस्यता सत्यापन के लिए सूची हमें भेजनी पड़ेगी। और ये 12 तारीख की मीटिंग में भी आपको बताया गया था। और इस चिट्ठी का जल्दी से संज्ञान लेते हुए कृपया आप है जो नॉमिनल रोल अपने संगठन की जल्दी से जल्दी भेजें, ठीक है ना। अगर आपको प्रारूप का अगर पता नहीं है तो सिर्फ कुछ नहीं है, अपने सोल्जर का नाम है, नंबर है और रेजिमेंट है और उसके साथ मोबाइल नंबर है। साइन हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, क्योंकि रेजिमेंट और उसका नंबर है और साथ में मोबाइल नंबर है तो गवर्नमेंट उसका कहीं से भी सत्यापन कर सकती है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज़ देनी बहुत ज़रूरी है। उसका नाम दीजिए, नंबर दीजिए, नाम दीजिए और उसके साथ उसकी रेजिमेंट दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए। 4 चीज़ दे के आप जल्दी से जल्दी इस लिस्ट को भिजवाइए। और जितना जल्दी हम कंपाइल करके इसको हम एमओडी में देंगे, अपना आगे के जो भी विभाग है सरकारी में जहाँ भी इसकी अर्जेंसी है, देने के बाद में कम से कम हम पे कमीशन के सामने बैठने के सक्षम हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चिट्ठियाँ गई है ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को गई है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को गई है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को गई है, पीएनटी को गई है। और साथ में जो भी रिज़र्व बैंक की सेकंड कॉपी भी गई है और डिफेंस मिनिस्टर को भी है जो अलग से दिया गया है। और ये सब जो चिट्ठियां हैं और साथ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईसीएच को भी मतलब गई है। तो ये सारी चिट्ठियां जो थी वो सारे जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स जो थे और उसमें जो एजेंडा पॉइंट स्वीकृत हुए थे, वो एजेंडा पॉइंट जो स्वीकृत हुए थे वही चिट्ठियां अब है जो कंसर्न डिपार्टमेंट को हम पहले इन्फॉर्म करने के लिए कि भी ये हमारे एजेंडा पॉइंट थे और ये एजेंडा पॉइंट के हिसाब से आपको हम है जो ये इन्फो कर रहे हैं कि अगर आप एक्शन ले लें इनके ऊपर तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर ये हमारे आगे जो हमारा आंदोलन है जो कुछ भी होगा वो चीज़ जो आगे है जो हम उसके अंदर इस एजेंडे पॉइंटों को शामिल करेंगे। मे भी हो सकता है कि ह्यूमन बींग जो ये चिट्ठियाँ जाती है तो इनका रिस्पॉन्स मिल जाए और हो सकता है कि इसको सॉल्यूशन मिल जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे को कोई झगड़ा करके कुछ या ऐसा करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये इसीलिए एक मतलब प्रोसेस होता है कि हमारी मीटिंग हुई, एजेंडा मिला, हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और कंसर्न डिपार्टमेंट हमें क्या रिप्लाई देता है उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चिट्ठियाँ जो हमारी एजेंडा पॉइंट जितने भी थे वहाँ पे उसके बारे में लिखी जा रही हैं और हर एक डिपार्टमेंट को इसके बारे में सूचित किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। की गौरवमयी कैप है, इसे पहनने से मना कर दिया गया कि इसे पहनकर ना ही सवेरे ये प्रोग्राम में आ सकते हैं, यानी वेटरन प्रोग्राम में नहीं आ सकते। क्या वेटरन डे किसी एक विशेष का है, किसी एक विशेष दल का है, या किसी विशेष सेना के किसी भाग का है, या पूरी इंडियन आर्मी का है? इस पर वेटरन का बैज लगा हुआ है और वेटरन उत्तराखंड लिखा हुआ है, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड लिखा हुआ है। भारत का सर्वोच्च सम्मान तिरंगा इस पर बना हुआ है और वेटरन का झंडा भी इस पर बना हुआ है। इसे पहनने से मना कर दिया गया, साथ ही एक साथ बैठने की व्यवस्था से भी मना किया गया और अंत में बसों के लिए मना किया गया, जिसके कारण अफरा तफरी बनी
अफरा तफरी हुई और गौरव सेनानी एसोसिएशन का एक बड़ा भाग महिंद्रा ग्राउंड में वेटरन डे में जा नहीं सका। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ये देखो नीचे ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और इसी मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी है। और आप इस ईमेल के ऊपर है जो मतलब अपने हमारे जितने भी 160 सैनिक संगठन है, डेलीगेट्स है, तो आप प्लीज़ 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 आप है जो अपनी नॉमिनल रोल जल्दी से जल्दी भेजें ताकि हम अपनी 1 लाख की स्ट्रेंथ करके एमओडी को जल्दी से जल्दी सबमिट करें, क्योंकि पे कमीशन के सिर्फ 10 महीने बचे हैं। और जो अभी गजट पब्लिकेशन होगा, जो आयोग बैठेगा उस आयोग के पास में या उस आयोग के साथ में अगर हमें बैठ के मुलाकात करके अपनी बात रखनी है तो हमें 1 लाख की जो स्ट्रेंथ है वो एमओडी को देनी होगी, सरकार को देनी होगी, तभी हमें ये मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आपको 12 तारीख को मीटिंग में पहले ही बता दिया गया था कि 6 संगठन बैठते हैं, साथ में हम हैं और हम तब बैठ सकते हैं जब हम 1 लाख की अपनी स्ट्रेंथ अपनी है जो वहाँ पे शो कर देते हैं। तो प्लीज़ इसको है जो इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी आप है जो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपनी लिस्टें अपलोड करें। और ये बहुत ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना जल्दी करेंगे हम अपने लक्ष्य की तरफ जल्दी आगे मूव करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ये जो एयर चीफ है एपी सिंह साहब का ये जो एक पोस्ट है जो या तो हो सकता है किसी विरोधी ने भी साझा किया हो, ठीक है ना, और हो सकता है कि उन्होंने खुद ने कहा हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसमें जो 40 जो तेजस जो विमान थे हमारे जेट्स की डिलीवरी थी वो 2010 से अभी तक पेंडिंग है। समझ लो कि 14 साल से जो 40 तेजस हमें मिलने थे। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है एयरफोर्स की तरफ से। हमें वेटरन को भी अपने आप को अपडेट रखने के लिए मैं आपको ये डाल रहा हूँ। इतना तो ज़रूर है कि ये तेजस 40 अभी तक नहीं मिले हैं, ये तो कंफर्म मैंने कर लिया, लेकिन ये पोस्ट अगर एयरफोर्स चीफ ने डाली है या किसी विरोधी ने डाली है उसका मैं कोई मतलब अपना ये नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।